हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप लोग। स्टडी विद छोटी में आपका स्वागत है। आज हम माइक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड ही दूसरा टॉपिक पे बात करेंगे। हमारा जो डिमांड था वो टॉपिक खत्म हुआ। आज हम सप्लाई के बारे में बात करेंगे। इसके बाद हम समझेंगे कि जो डिमांड और सप्लाई है इससे मार्केट इक्विलिब्रियम का क्या संबंध है। तो चलिए आज हम शुरू द सप्लाई कर्व में पहले पढ़ेंगे सप्लाई क्या होता है, फिर पढ़ेंगे कि कौन कौन से कारक है जो सप्लाई को प्रभावित करते हैं, सप्लाई को हम वक्र के द्वारा कैसे समझा सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि मार्केट इक्विलिब्रियम क्या है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहले हम देखेंगे कि वस्तु की आपूर्ति क्या है। जैसा कि अंडरलाइन किया हुआ है, वस्तु की वह मात्रा जो एक निश्चित अवधि में एक निश्चित कीमत पर बाजार में बेची जाती है वह आपूर्ति कहलाती है। दूसरे शब्दों में वस्तु की वह मात्रा जिसे उत्पादक विक्रय करने के लिए तैयार रहता है उसे वस्तु की आपूर्ति कहते हैं। यहाँ वस्तु की आपूर्ति का सीधा संबंध उत्पादक वर्ग से होता है। मीन्स वस्तु की कीमत अगर बढ़ती है तो उत्पादक वर्ग अधिक से अधिक लाभ कमाने के लिए वस्तु की आपूर्ति करता है। अगर वस्तु की कीमत घटती है तो वस्तु की आपूर्ति भी मार्केट में घट जाती है। तो ये वस्तु की आपूर्ति इसे कहते हैं। अब वो कौन कौन से कारक हैं जो वस्तु की आपूर्ति को प्रभावित कर सकते हैं। पहला तकनीक, मीन्स समझने की कोशिश करेंगे कि अगर तकनीक के लागत में तकनीक हमारी कैसी है। तो तकनीक का जो बोल सकते हैं कि जैसे कि अगर हमारी कोई ऐसी टेक्नोलॉजी है हमारे पास जिसे मतलब अगर अच्छे क्वालिटी की टेक्नोलॉजी है तो वो कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा वस्तु का उत्पादन कर सकती है। जैसे कि मान सकते हैं अगर हमारे पास सूती वस्त्र के लिए हस्तकरघा है तो वो उतनी तेजी से वस्तु का उत्पादन नहीं कर सकती जितनी अगर किसी मशीन के द्वारा वस्तु ये सूती वस्त्र का उत्पादन किया जाता है। तो जो मशीन है उससे सूती वस्त्र का उत्पादन कम समय में ज़्यादा हो सकता है, लेकिन हस्तकरघा से कम समय में मतलब कम वस्तु के उत्पादन में ज़्यादा समय लग सकता है। तो यहाँ तकनीक आपका तकनीक भी कैसा है वो भी वस्तु की आपूर्ति को प्रभावित करता है। दूसरा है हमारा संबंधित वस्तु की कीमत की मतलब जो उससे संबंधित वस्तु है उसकी कीमत क्या है। जैसे कि अगर मान लीजिए पेन और स्याही को हम लेते हैं तो अगर यहाँ पे स्याही की कीमत घट गई है तो यहाँ उपभोक्ता वर्ग क्या करेगा कि पेन की आपूर्ति को भी क्या कर सकता है, कम कर सकता है, लाभ कम मिलेगा। तो इसलिए वो यहाँ पे अगर स्याही की कीमत कमती है तो यहाँ उपभोक्ता वर्ग पेन की कीमत भी घट जाने से इसकी आपूर्ति कम कर सकता है क्योंकि उससे लाभ नहीं प्राप्त होगा। तीसरा है उत्पादन साधनों की कीमत मतलब जैसे उत्पादन साधन में हम लोग जानते हैं भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यमी। ये इसके लागत में उतार चढ़ाव भी वस्तु की कीमत को वस्तु की आपूर्ति और वस्तु की कीमत को प्रभावित कर सकते हैं। चौथा है कर एवं सब्सिडी। सरकार के द्वारा सब कितना परसेंट सब्सिडी दिया गया है, कितना परसेंट कर दिया जा रहा है। तो कर और सब्सिडी के उतार चढ़ाव भी वस्तु की आपूर्ति को प्रभावित करते हैं। चौथा है पांचवा है आपका परिवहन लागत। परिवहन लागत में भी जैसे कि अगर आप वस्तु की एक जगह से दूसरी जगह डिलीवरी कर रहे हो तो उसमें अगर परिवहन लागत ज़्यादा है तो यहाँ पे क्या होगी, वस्तु की कीमत बढ़ जाएगी और उससे क्या होगा, वस्तु की लागत बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे क्या है, परिवहन लागत भी वस्तु की आपूर्ति को प्रभावित करता है। फिर हमारा अंतिम है वस्तु की कीमत। वस्तु की कीमत अगर ज़्यादा है तो वस्तु की आपूर्ति ज़्यादा होगी, वस्तु की कीमत कम है तो वस्तु की आपूर्ति कम होगी क्योंकि उत्पादक वर्ग अधिक से अधिक लाभ कमाने के लिए वस्तु की कीमत बढ़ने पे उसकी मार्केट में आपूर्ति ज़्यादा करेंगे। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, लॉ ऑफ सप्लाई। मतलब यहाँ हम देखेंगे कि वस्तु की कीमत और वस्तु के आपूर्ति के नियम को यहाँ पे समझाया जाएगा कि वस्तु की कीमत और वस्तु की आपूर्ति में कैसा संबंध है। तो हम यहाँ देखेंगे अन्य सभी कारक अस्थिर हो। मतलब अन्य सभी मतलब बोल सकते हैं वस्तु की कीमत को छोड़कर परिवहन लागत हो गया, उत्पादन के साधन का लागत हो गया, तकनीक हो गया। तो ये सभी जो कारक है वो यहाँ पे कंस्टेंट रहेंगे। तो देखेंगे कि आपूर्ति का नियम वस्तु की कीमत और वस्तु के आपूर्ति के संबंध को व्यक्त करता है।
इस नियम के अनुसार कीमत बढ़ने पर वस्तु की आपूर्ति बढ़ जाती है, कीमत घटने पर वस्तु की आपूर्ति घट जाती है। इसे हम आगे कर्व के द्वारा समझने का कोशिश करेंगे। अब देखेंगे कि कौन से ऐसे अपवाद हैं जो लॉ ऑफ सप्लाई को प्रभावित करते हैं। तो है उत्पादन के साधनों की, मतलब कि लॉ ऑफ सप्लाई को प्रभावित कर सकते थे। दूसरा, उत्पादन के साधनों की कीमत समान रहे, मतलब बोल सकते हैं कि जो हमारा यहाँ एक और समझने की कोशिश करेंगे तो फ्रेंड्स, हाँ जी, देखेंगे कि वे कौन कौन सी चीज हैं जो यहाँ पे अपरिवर्तित रहेंगे, तभी यहाँ लॉ ऑफ सप्लाई काम करेगा। तो पहले देखेंगे अन्य वस्तुओं की कीमतें अपरिवर्तित रहे, मतलब उससे रिलेटेड जो वस्तु है उसकी कीमत में कोई भी परिवर्तन नहीं होना चाहिए, जैसे कि पेन और स्याही मान सकते हैं। दूसरा है उत्पादन के साधन की कीमतें समान रहे, मीन्स उत्पादन का जो लागत है, जैसे श्रम पूंजी उद्यमी हो गया और क्या बोल सकते हैं ये जो भूमि हो गया, तो इसके कीमत में कोई भी परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तीसरा है तकनीक में कोई सुधार नहीं होना चाहिए। और पांचवा है कि फर्म के उद्देश्य में कोई, मीन्स फर्म के उद्देश्य में कोई परिवर्तन से तात्पर्य है कि वस्तु जो फर्म जिस उद्देश्य से मार्केट में वस्तु को परिवर्तित ये सप्लाई कर रहा है उसमें कोई चेंज नहीं होना चाहिए। और अब नेक्स्ट हम लोग आएंगे, नेक्स्ट हमारा है सप्लाई कर्व, मीन्स जिस वक्र के द्वारा हम वस्तु की कीमत और वस्तु की आपूर्ति को संबंध को प्रदर्शित करते हैं, तो उसे ही हम लोग आपूर्ति वक्र कहते हैं। यहाँ हम देखेंगे, इस डायग्राम से समझने की कोशिश करेंगे कि जो हमारा जो वस्तु लॉ ऑफ जो डिमांड लॉ ऑफ सप्लाई है हमारा, वो कैसे उसमें कैसा संबंध है, इस ग्राफ से समझने की कोशिश करेंगे। देखेंगे जब वस्तु की कीमत 1 रुपये होती है तो इसकी जो क्वांटिटी सप्लाई है वो 10 हो जाती है। जब वस्तु की कीमत 2 हो जाती है तो क्वांटिटी सप्लाई 30 हो जाती है। जब वस्तु की कीमत बढ़कर 3 हो जाती है तो क्वांटिटी सप्लाई क्या हो जाती है, 40 हो जाएगी। इस तरह हम गौर करते हैं कि जैसे जैसे वस्तु की कीमत में बढ़ोतरी हो रही है, वैसे वैसे वस्तु की मांग आपूर्ति में भी क्या हो रही है, बढ़त हो रही है। इसके जस्ट अपोजिट हम देखेंगे कि जैसे जैसे वस्तु की कीमत बढ़ी, तो देखेंगे यहाँ कि वस्तु की कीमत बढ़ने के साथ साथ यहाँ वस्तु की कीमत घटने के साथ साथ यहाँ पे वस्तु की आपूर्ति में भी कमी हो रही है। जैसे देखेंगे पहले 6 था, तो 6 था तो वस्तु की आपूर्ति क्या थी, हमारा बोलेंगे कि यहाँ मान सकते 70 थी, लेकिन जैसे ही वस्तु की कीमत घटकर 5 हो गई तो वस्तु की आपूर्ति 60 हो गई। जब वस्तु की कीमत घटकर 4 हो गई तो वस्तु की आपूर्ति फिर 50 हो गई। तो यहाँ देखेंगे जैसे जैसे वस्तु की कीमत बढ़ रही है वैसे वैसे वस्तु की आपूर्ति भी बढ़ रही है, लेकिन जैसे जैसे वस्तु की कीमत घट रही है वैसे वैसे वस्तु की आपूर्ति भी घट रही है। तो इस तरह हम देखेंगे कि जो हमारा वस्तु की कीमत है और वस्तु की जो आपूर्ति है उसमें प्रत्यक्ष संबंध है। मीन्स यहाँ देखेंगे, अब यहाँ पे जो हमारा जो कर्व बन रहा है वो दाईं ऊपर की ओर ये उठ रहा है। मीन्स वस्तु की कीमत बढ़ने पे वस्तु की आपूर्ति बढ़ रही है, वस्तु की कीमत घटने पे वस्तु की आपूर्ति घट रही है, और ये वस्तु की कीमत और वस्तु की आपूर्ति में प्रत्यक्ष संबंध को दर्शाता है। और हमारा ये वक्र ऊपर की दाईं ओर ऊपर की ओर उठ रही है। अब ये हम बोल सकते हैं कि प्राइस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सप्लाई। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आएंगे, बाजार संतुलन। मीन्स बाजार संतुलन मीन्स जिस मूल्य पर उत्पादक वर्ग किसी वस्तु को बाजार में बेचता है उसी मूल्य पर उपभोक्ता वर्ग उस वस्तु को खरीदने के लिए तैयार है, तो उस बिंदु को हम लोग बोल सकते हैं संतुलन बिंदु बोलेंगे, और यहाँ इसे हम बाजार संतुलन बोलेंगे। मीन्स यहाँ पे जितनी वस्तु की आपूर्ति की गई है एक निश्चित कीमत पर, जितनी वस्तु की आपूर्ति की गई है उसी निश्चित कीमत पर उपभोक्ता द्वारा उस वस्तु की मांग की गई है। और इस तरह देखेंगे कि एक निश्चित कीमत ये जो हमारा से वस्तु की जितनी आपूर्ति हुई है उतनी ही उपभोक्ता द्वारा उस वस्तु की मांग कर ली गई है,
और एक निश्चित कीमत पर, तो जहाँ सप्लाई और डिमांड कर्व एक दूसरे को काटते हैं, जो उसे हम मार्केट इक्विलिब्रियम कहते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हमने क्या क्या पढ़ा, हम एक बार फिर से रिवाइज कर लेंगे। पहले हमने देखा कि सप्लाई क्या होता है, मीन्स सप्लाई बोल सकते हैं कि उत्पादक वर्ग के द्वारा एक निश्चित कीमत पर जितनी वस्तु की आपूर्ति की जाती है मार्केट में, उसे आपूर्ति कहते हैं। और कौन से ऐसे कारक है जो वस्तु की आपूर्ति को प्रभावित कर सकते हैं। तो पहला हमने पढ़ा था कि तकनीक में किस तरह की तकनीक है, मतलब कि टेक्नोलॉजी कैसी अच्छी है या खराब है, मतलब या निम्न स्तर की है या उच्च स्तर की है। दूसरा हम देखेंगे संबंधित वस्तु की कीमत, मतलब कि जो हमारा जो रिलेटेड गुड्स है उसके प्राइस में क्या चेंजेज आए हैं। तीसरा है कि उत्पादन का जो साधन है उसमें उसके लागत में कोई उतार चढ़ाव हुआ है या नहीं। चौथा, कर और सब्सिडी है जो कि आपूर्ति को प्रभावित कर सकते हैं। पांचवा देखेंगे परिवहन लागत। और छठा हमने पढ़ा वस्तु की कीमत। नेक्स्ट हम आएंगे लॉ ऑफ सप्लाई, मतलब जहां अन्य सभी कारक स्थिर हो, मतलब ऐसा नियम जिस नियम के द्वारा हम वस्तु की कीमत और वस्तु की आपूर्ति को संबंध को व्यक्त करते हैं, तो उसे हम आपूर्ति का नियम कहते हैं। इसके अकॉर्डिंग जब वस्तु की कीमत बढ़ेगी तो उत्पादक वर्ग अधिक से अधिक लाभ कमाने के लिए मार्केट में वस्तु की आपूर्ति अधिक कर देगा, और जैसे ही वस्तु की कीमत कम होगी तो उत्पादक वर्ग नुकसान से बचने के लिए वस्तु की आपूर्ति क्या कर देगा, कम कर देगा। और देखते हैं कि ये लॉ ऑफ सप्लाई लागू होने के लिए कौन कौन से जो अन्य बातें हैं वो समान रहेगी। तो पहला है अन्य वस्तु की कीमत में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। दूसरा है उत्पादन के साधन की कीमतों में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तीसरा, तकनीक में कोई सुधार नहीं होना चाहिए। और चौथा, फर्म का जो उद्देश्य है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। अब देखेंगे सप्लाई कर्व मीन्स वस्तु की कीमत और वस्तु की आपूर्ति के संबंध को जिस चित्र के द्वारा हम लोग प्रस्तुत करते हैं उसे आपूर्ति वक्र कहते हैं। और यहाँ पे हम देखेंगे अकॉर्डिंग टू ग्राफ कि यहाँ वस्तु की कीमत में जैसे जैसे वृद्धि हो रही है, वस्तु की आपूर्ति में वैसे वैसे वृद्धि हो रही है, और जैसे जैसे वस्तु की कीमत में कमी हो रही है वस्तु की आपूर्ति में भी कमी हो रही है। और इस तरह हम देखेंगे कि P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू S, मतलब वस्तु की कीमत और वस्तु की आपूर्ति में यहाँ प्रत्यक्ष संबंध को बताया गया है। और यहाँ देखेंगे जो हमारा जो वक्र है वो ऊपर की दाईं ओर उठता हुआ दिख रहा है, मतलब ऊपर की दाईं ओर इसका जो वक्र का जो ढलान है वो वक्र का जो ये ढलान है वो ऊपर की ओर है दाईं। तो ये हमारा ये वक्र क्या करता है, प्रत्यक्ष संबंध को दर्शाता है। और नेक्स्ट हम देखेंगे बाजार संतुलन मीन्स जिस कीमत पर, मतलब एक स्थिर कीमत है जिस कीमत पर उत्पादक वर्ग जितनी वस्तु को बाजार में आपूर्ति कर रहा है उसी कीमत पर उपभोक्ता वर्ग उस वस्तु को खरीदने के लिए तैयार है। तो इस बिंदु को हम लोग संतुलित बिंदु कहते हैं। और इस तरह आज का जो हमारा टॉपिक था वो खत्म हुआ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको ये आज का वीडियो कैसा लगा। ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।